दोस्तों, उत्तर के विशाल मैदान को हमने देखा था कि संरचना के आधार पर हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं। उसमें हमने चर्चा की थी कि उत्तर का जो विशाल मैदान है उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर। फिर हमने देखा था कि इनमें कौन कौन सी आकृतियां बनती है और उनको लेकर हमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि उत्तर का जो विशाल मैदान है उसको हिमालय से कौन अलग करता है। तो उसका जो आंसर होगा वो आपका होगा हिमालयन फ्रंट फोल्ड। यानी हिमालयन फ्रंट फोल्ड जो है वो शिवालिक हिमालय को, यानी यहां हमारा जो शिवालिक हिमालय था, इस शिवालिक हिमालय को उत्तर के विशाल मैदान से अलग करने वाली जो आकृति थी या जिस आकृति को हम जानते हैं वो जानते हैं हिमालयन फ्रंट फोल्ड के नाम से। यानी हमें ध्यान रखना है हिमालयन फ्रंट फोल्ड ये अलग करता है उत्तर के विशाल मैदान को शिवालिक हिमालय से, या उत्तर के विशाल मैदान को हिमालय से अलग कौन करता है, तब हमारा आंसर होगा हिमालयन फ्रंट फोल्ड। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो के बीच में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। आज हम चर्चा करेंगे हमारा उत्तर का जो विशाल मैदान है उसका प्रादेशिक विभाजन किस प्रकार से किया गया है। यानी आज हमारी जो चर्चा होगी वो चर्चा होगी उत्तर के विशाल मैदान के प्रादेशिक विभाजन की, और प्रादेशिक विभाजन में भी हम स्पेसिफाई करके और 2 भागों को देखेंगे। वो 2 भाग होंगे हमारे, एक तो होगा राजस्थान का मैदान और दूसरा होगा पंजाब का मैदान, यानी जिसको हम पंजाब व हरियाणा के मैदान के नाम से भी जानते हैं। यदि हम बात करें प्रादेशिक विभाजन की कि उत्तर का विशाल मैदान जो है उसका प्रादेशिक विभाजन क्या है, तो उत्तर का जो विशाल मैदान है उसको प्रादेशिक रूप से हम कितने भागों में बांट सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर के विशाल मैदान जो है इसके विस्तार के बारे में कि इसका विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है और कितने भागों में हम इसको प्राकृतिक या प्रादेशिक रूप से बांट सकते हैं। हमने देखा था कि ये वाला जो भाग था ये पूरा का पूरा भाग आपका काउंट होता है किसमें, हिमालय में। इसके साथ ही ये पूर्वांचल हिमालय आ जाता है। यानी अब हमारे पास जो भाग बचता है वो भाग बचता है हमारा ये वाला, यानी राजस्थान से लगा के, और ये वाला जो भाग है ये भाग आपका आता है उत्तर के विशाल मैदान में। साथ ही साथ यहाँ पे मेघालय का पठार और असम का कुछ भाग आता है उत्तर के विशाल मैदान में। यानी ये हमारा उत्तर का विशाल मैदान है। इसको हम अब प्रादेशिक रूप से विभाजित करें तो सबसे पहला जो भाग है उसका नाम है राजस्थान का मैदान। यानी सबसे पहला जो भाग होगा उसका नाम क्या होगा, राजस्थान का मैदान। यानी ये आ गया आपका 1 नंबर भाग जिसको हम राजस्थान के मैदान का नाम देते हैं। फिर आगे चल के हमारा दूसरा भाग आएगा जिसका नाम होगा पंजाब व हरियाणा का मैदान। फिर हमारा तीसरा भाग आएगा जिसका नाम होगा गंगा का मैदान, और गंगा का जो मैदान है वो पूरा आपका यूपी से शुरू होता है, यूपी के बाद बिहार और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल। यानी तीसरा जो भाग आएगा वो हमारा आएगा गंगा का मैदान, और चौथा जो भाग आएगा वो चौथा भाग आएगा हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। यानी 4 भागों में हमने विभाजित किया है। पहला भाग जो है उसका नाम है राजस्थान का मैदान। दूसरा जो भाग है इसको हम नाम देते हैं पंजाब व हरियाणा का मैदान, पंजाब व हरियाणा का मैदान। तीसरा जो भाग है उसको नाम दिया जाता है गंगा का मैदान, और चौथा जो भाग है इसको नाम दिया जाता है, चौथा भाग जो आपका 7 सिस्टर जो राज्य है उनमें से असम और मेघालय में जो विस्तृत भाग है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो मैदान का निर्माण किया जाता है उसको हम नाम देते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान ये हो गया आपका गंगा का मैदान, ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब आज हमारी जो चर्चा होगी वो इन 2 भागों पर होगी, यानी पंजाब हरियाणा का मैदान और राजस्थान का जो मैदान है इस पर आज हमारी चर्चा होगी। देखते हैं हम कि इस पर हम लोगों से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार से भारत के संदर्भ में हमें इसको देखना होता है। तो आज हम चर्चा करते हैं राजस्थान के मैदान और पंजाब व हरियाणा के मैदान पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं राजस्थान के मैदान को। ध्यान रखना, राजस्थान का जो मैदान है उसको अरावली पर्वतमाला 2 भागों में विभाजित करती है, और वो 2 भाग कौन कौन से हैं तो चलिए उन पर चर्चा करते हैं। ये आपका राजस्थान, और राजस्थान में यदि हम देखें
तो राजस्थान में एक पर्वतमाला स्थित है जिसका नाम आपको पता है अरावली पर्वतमाला, जो कि विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है। अब ये जो राजस्थान का मैदान है, इसको ये अरावली पर्वतमाला दो भागों में विभाजित करती है। एक जो भाग है उसको हम कहते हैं थार का मरुस्थल, उसको हम क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल। और दूसरा जो भाग है उसको हम नाम देते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। अब इनमें क्या क्या विशेषताएं हैं और इंडिया के संदर्भ में हमें क्या क्या चीजें बेसिकली पता होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में मैं आपको इन दोनों यानी राजस्थान के जो भौतिक विभाग है उनकी विस्तृत व्याख्या के साथ लेक्चर्स लेके आऊंगा, वीडियो लेके आऊंगा। उसके लिए आप लोग राजस्थान की सीरीज का थोड़ा वेट कीजिए। कुछ समय में मैं आपको राजस्थान ज्योग्राफी में जब भौतिक विभाजन करवाऊंगा तब मैं इन भागों के बारे में विस्तृत वीडियो डालूंगा कि इन भागों को लेकर हमें राजस्थान की कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी हम केवल और केवल इंडिया के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो इंडिया के संदर्भ में हमें क्या ध्यान रखना है, थार का जो मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल को आगे चलकर दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक भाग है जिसका नाम है शुष्क मरुस्थल और दूसरा भाग जो है उसका नाम है अर्ध शुष्क मरुस्थल, यानी इसका नाम है अर्ध शुष्क मरुस्थल। यानी शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल दो भागों में विभाजित किया जाता है किसको, थार के मरुस्थल को। अब आप लोगों को आंसर देना है कि शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को कौन सी रेखा यानी कौन सी समवर्षा रेखा अलग अलग भागों में विभाजित करती है। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। उसके बाद आपका अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है उसको भी हम चार भागों में विभाजित करते हैं। एक पहला सबसे उत्तरी भाग जो है उसको हम जानते हैं गग्गर बेसिन के नाम से, उसको हम जानते हैं गग्गर बेसिन के नाम से। दूसरा जो भाग है उस भाग को जाना जाता है आपके यह आपका शुष्क मरुस्थल। दूसरा जो भाग है इसको जाना जाता है शेखावाटी अंत्य प्रवाह क्षेत्र के नाम से, दूसरे भाग को हम जानते हैं शेखावाटी अंत्य प्रवाह क्षेत्र से। तीसरा जो भाग है इसको जाना जाता है नागौरी उच्च भूमि के नाम से, इसको जाना जाता है नागौरी उच्च भूमि के नाम से। और चौथा जो भाग है इसको हम राजस्थान बांगड़ प्रदेश या लूणी बेसिन नाम से जानते हैं, लूणी बेसिन या राजस्थान बांगड़ प्रदेश के नाम से भी इस भाग को जाना जाता है। यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल जो था उसको भी आगे चल के हमने कितने भागों में विभाजित कर दिया, चार भागों में विभाजित कर दिया। अब इनकी विस्तृत चर्चा जब हम लोग राजस्थान की ज्योग्राफी देखेंगे उस समय देखेंगे। अभी केवल और केवल आपको ये मोटा मोटी पता होना चाहिए कि कौन से भाग को कितने भागों में हम विभाजित करके पढ़ते हैं। अब इनको लेकर हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला, थार का मरुस्थल जो है वो विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यानी यदि प्रश्न पूछा जाए कि विश्व में कौन सा मरुस्थल ऐसा है जिसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तब हमारा आंसर होगा थार का मरुस्थल, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, थार का जो मरुस्थल है वो अवशेष माना जाता है 33 सागर का। यह अवशेष माना जाता है किसका, 33 सागर का। और 33 सागर के अवशेष के रूप में यहां पाई जाती है खारे पानी की झीलें। यानी खारे पानी की झीलें जो है वो ये इंडिकेट करती है कि प्राचीन काल में जहां थार का मरुस्थल है उसके स्थान पर विशाल जल राशि हुआ करती थी जिसका नाम क्या था, 33 सागर। यानी दूसरा प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि थार का मरुस्थल किसका भाग है या थार के मरुस्थल का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, तब हमारा जो आंसर होगा वो होगा 33 सागर। उसके बाद यदि हम बात करें तो थार का जो मरुस्थल है इसमें एक विशाल प्राचीन जीवाश्म स्थित है आकलवुड फॉसिल पार्क में। यानी आकलवुड फॉसिल पार्क जो है वो काष्ठ जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है। यानी आकलवुड फॉसिल पार्क, आकलवुड फॉसिल पार्क भी कहां स्थित है, वो हमारे थार के मरुस्थल में जैसलमेर जिले में आकल गांव में स्थित है आकलवुड फॉसिल पार्क। तो इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है, जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न मरुस्थल, तब हमारा आंसर होगा थार का मरुस्थल। या ऐसे पूछा जाए विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, तो भी हमारा जो आंसर होगा वो होगा थार का मरुस्थल।
फिर यदि पूछा जाए कि थार का मरुस्थल किसका भाग है, तब हमारा आंसर होगा 33 सागर का, और 33 सागर का अवशेष है इसके प्रमाण, तो हमारा आंसर होगा खारे पानी की झीलें। उसके बाद है थार का मरुस्थल जो है इसमें काष्ठ जीवाश्म के अवशेष कहाँ मिले, तब हमारा आंसर होगा आकलवुड फॉसिल पार्क। और अगला जो प्रश्न हमें यहाँ से पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है इस भाग की प्रमुख नदी, तब हमारा आंसर होगा लूणी नदी। लूणी नदी थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी है और ये नदी आदि खारी आदि मीठी नदी के नाम से भी जानी जाती है। जब हम राजस्थान का अपवा तंत्र देखेंगे उस समय मैं आपको डिटेल में बताऊंगा लूणी नदी की और क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में। साथ ही साथ थार के मरुस्थल की कायाकल्प करने का जो कार्य किया है वो कार्य किया है इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने। यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो थार के मरुस्थल की महत्वपूर्ण नहर परियोजना है और इसके बारे में भी चर्चा हम राजस्थान वाला जो वीडियो आएगा उसमें करेंगे। यानी प्रमुख नहर, तब हमारा आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। फिर प्रमुख नदी, तब हमारा आंसर होगा लूणी नदी। और इसके अलावा आपको पता हो तो पंचभद्रा में बाड़मेर में एक पेट्रोलियम रिफाइनरी स्थापित की गई है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि वो जो रिफाइनरी स्थापित की गई है उस रिफाइनरी में किन किन के बीच एमओयू हुआ, यानी किन किन की साझेदारी है उस रिफाइनरी में और किसकी साझेदारी कितनी है, इस बात का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये था हमारा थार का जो मरुस्थल है उसके बारे में कुछ बातें जो हमें पता होनी चाहिए भारत के संदर्भ में। साथ ही साथ आपको एक चीज ध्यान रखना, लूणी नदी को भारत के संदर्भ में माना जाता है अंत्य प्रवाह की नदी, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में यदि हम देखें तो लूणी नदी राजस्थान में अरब सागरीय प्रवाह की नदी है। इस बात का भी हमें ध्यान होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं हम पूर्वी मैदानी प्रदेश की। पूर्वी मैदानी प्रदेश की यदि हम लोग बात करें तो राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व या सर्वाधिक जनसंख्या वाला यदि कोई भूभाग है तो वो भूभाग कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। फिर आगे यदि मैं बात करूं तो राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ जो मैदान है वो कौन सा मैदान है, तब भी हमारा आंसर होगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इस प्रदेश को हम 3 विभागों में विभाजित करते हैं। पहला जो विभाग है वो आपका है माही बेसिन। पहला भाग कौन सा है, माही बेसिन। दूसरा जो भाग है वो भाग है आपके पास बनास व बाणगंगा मैदान, बनास व बाणगंगा मैदान। और तीसरा जो भाग है वो है आपका चंबल बेसिन। यानी 3 मोटे मोटे भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। एक तो माही बेसिन, फिर बनास व बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा नदी जयपुर में यहाँ निकलती है और जयपुर साइड यहाँ रहती है, तो इसका जब हम राजस्थान देखेंगे उस समय देखेंगे बनास व बाणगंगा का मैदान और चंबल का मैदान। इस प्रकार से 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं किसको, पूर्वी मैदानी प्रदेश को। यह राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। और अब क्योंकि उपजाऊ है, सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, तो यहाँ का जनघनत्व जो होगा राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व जो देखने को मिलता है वो पूर्व के मैदानी प्रदेश में ही हमें देखने को मिलता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी यह भी हमारे राजस्थान के बारे में एक छोटी सी जानकारी जो हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए जब भारत के संदर्भ में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण भाग जिसका नाम है पंजाब व हरियाणा का मैदान। यानी पंजाब व हरियाणा का जो मैदान है इसको लेकर हमें किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पंजाब व हरियाणा का जो मैदान है उसको बेसिकली बोला जाता है पंजाब का मैदान, उसको बोला जाता है पंजाब का मैदान। और पंजाब का यदि हम संधि विच्छेद करके देखें तो पंजाब का शाब्दिक अर्थ यही होता है 5 नदियों वाला जो क्षेत्र है उसको हम नाम देते हैं क्या, पंजाब। यानी पंजाब का मैदान या पंजाब व हरियाणा का मैदान, इसकी यदि हम बात करें तो इसका निर्माण नदियों के द्वारा, यानी सिंधु नदी और उसकी जो 5 सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इन नदियों के द्वारा जिस मैदान का निर्माण किया गया है उसको हम जानते हैं पंजाब व हरियाणा का मैदान या पंजाब का मैदान। अब 2 नदियां जो है उनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है दोआब।
उसको क्या बोला जाता है? दोआब। दोआब का मतलब, दो का मतलब गणित के आपके दो, और आब का मतलब होता है जल। दोआब का मतलब यही होता है कि दो नदियों के बीच की जो भूमि है, यानी आपकी दो नदियां और इन नदियों के बीच की ये वाली जो भूमि है, इस भूमि को कहा जाता है दोआब। तो पंजाब का जो मैदान है उसका निर्माण 5 दोआबों से हुआ है। वो कौन कौन से दोआब है, किन किन नदियों के द्वारा उन दोआबों का निर्माण किया जा रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और वीडियो के अंत में आप देखोगे कि किस प्रकार से आप एक ट्रिक में इन सारे के सारे दोआब को और इन सारी की सारी नदियों को क्रम से याद कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम पंजाब के मैदान में दोआब को लेकर। पंजाब का जो मैदान है इसका विस्तार, यानी इसकी जो पूर्वी सीमा है, पूर्वी सीमा निर्धारित की जाती है यमुना नदी के द्वारा। प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि पंजाब व हरियाणा मैदान की जो सीमा है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तब हमारा आंसर होगा यमुना नदी के द्वारा। अब आपको आंसर देना है कि सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र जो है उसको विभाजित, यानी ये कहां से विभाजित होता है, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं कमेंट बॉक्स में। तो पंजाब का जो मैदान है इसमें हम दोआब की रचना करना चाह रहे थे और दोआब देखना चाह रहे थे कि कौन कौन से दोआब है जिनका निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिंधु नदी की, यानी ये सबसे पहली नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी। अभी आप केवल धैर्य बनाए रखें और चीजों को समझते हुए चलें। लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक की सहायता से इन सारी की सारी नदियों को क्रम से याद करवा दूंगा। सिंधु नदी, सिंधु के बाद सिंधु की एक सहायक नदी है जिसका नाम है झेलम। सिंधु की एक सहायक नदी जिसका नाम क्या है? झेलम, यानी यह है आपकी झेलम नदी। सिंधु की सहायक नदी झेलम। झेलम के बाद आगे एक नदी आती है जिसका नाम है चिनाब। जिसका नाम क्या है? चिनाब। सिंधु, झेलम, झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के बाद एक नदी आती है जिसका नाम है रावी। इस नदी का क्या नाम है? रावी। रावी नदी। रावी नदी के बाद आगे एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है व्यास, और व्यास नदी जो है वो आपकी सतलज नदी में आगे जाके मिल जाती है, यानी ये सतलज में जाके मिल गई और सतलज आगे जाके इसमें मिल जाती है। यानी इस प्रकार से ये पूरा का पूरा आपका सिंधु नदी का जो तंत्र है उसका निर्माण होता है। यानी पश्चिम से पूर्व यदि इनका क्रम देखें तो सबसे पहले सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। अब देखो इनके बीच जो मैदानों का निर्माण हो रहा है, यानी ये वाला जो भाग है या इन दो नदियों के बीच ये वाला जो भाग है, इन भागों को जाना जाता है दोआब के नाम से। क्योंकि आप देखो कि दो नदियों के बीच इसका निर्माण हो रहा है, तो ये वाला जो क्षेत्र होगा इस क्षेत्र को नाम दिया जाएगा दोआब। इस क्षेत्र को क्या नाम देंगे? हम दोआब नाम देंगे। और पंजाब में ये जो 5 दोआब बनते हैं इनको लेकर बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको देखिए कि किस प्रकार से इन दोआबों को नाम दिए जाते हैं। इनको नाम दिए जाते हैं नदियों के नाम के आधार पर ही। अब आप बोलोगे सर नदियों के नाम के आधार पर कैसे? तो ध्यान रखना, ये आपकी व्यास नदी, व्यास का आप वे उठाओ और सतलज का सत उठाओ। इससे क्या होगा? वे से आप उठा लोगे वे, सतलज का उठा लो सत, ये हो गया सत, और इस पे ई की मात्रा लगा लो, यानी विस्त दोआब, या इसी का नाम दिया जाता है विस्त दोआब। यानी यहां से आपका वे या बे उठा लो, उस पे ई की मात्रा लगा लो विस्त बी, और सतलज से सत उठा लो तो आपका क्या हो जाएगा? विस्त दोआब। आगे यदि हम बात करें तो आगे वाला जो दोआब होगा इसमें वे से आप उठा लो ब, आ की मात्रा लगा के, और ये जो आपका रे है इस रे में ई की मात्रा लगा लो। दूसरा जो दोआब होगा उसका नाम हो जाएगा बारी दोआब। उसके बाद यदि हम आगे बात करें तो रे का आप रे उठा लो और चिनाव का आप चना उठा लो। अगला जो दोआब होगा उसका नाम हो जाएगा रचना दोआब। और आगे भी यदि दोआब की बात करें तो आप यहां से च उठा लो और यहां से ज उठा लो। ये जो होगा ये होगा आपका चाज दोआब। ये कौन सा दोआब होगा? चाज दोआब। और लास्ट जो दोआब बचता है सिंधु नदी से हम सीधा सा याद रख लेंगे सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर दोआब, यानी ये हमारे 5 दोआब जो इन
सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों के द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं, उनके नाम क्या क्या है? सिंधु सागर दोआब, चाज दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब और विस्त या विस्त दोआब। अब इनको लेकर हमें प्रश्न किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं उन पर चर्चा। फिर आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक की सहायता से आप इनका नदियों का पश्चिम से पूर्व क्रम याद करोगे, और नदियों का क्रम यदि आपको याद हो जाता है तो सीधा सा आपको इनके बीच जो दोआब है उनको याद करने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि नदियों के पहले या दूसरे अक्षर को मिलाकर ही इन दोआब को नाम दिया गया है, तो वो आपको आसानी के साथ याद हो जाएंगे। अब देखिए चर्चा करते हैं इस पर प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पहला जो प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से, वो पूछा जा सकता है आपको 2 नदियों के नाम देकर, और पूछा जाए कि उनके बीच में कौन सा दोआब है। यानी पहला जो प्रश्न बनता है वो बनता है नदियों का नाम दे दिया जाएगा आपको, और नदियों के बीच कौन सा दोआब बन रहा है उसको लेकर आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है, पहली प्रकार का प्रश्न। दूसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किसी दोआब का नाम दे दे और उसमें पूछे कि इस दोआब का निर्माण किन 2 नदियों के द्वारा किया जा रहा है। यानी दूसरे टाइप का जो प्रश्न है वो आपका इस प्रकार का बन सकता है। फिर आगे तीसरा जो प्रश्न बन सकता है वो बन सकता है असुमेलित को लेकर कि निम्न में से कौन सा असुमेलित है। होगा क्या, एक साइड आपको दोआब दिए हुए रहेंगे, दूसरी साइड नदियों का युग्म दिया हुआ रहेगा। अब 4 जो ऑप्शन होंगे उनमें से 3 तो आपके सुमेलित होंगे, और चौथा जो होगा या उन चारों में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो असुमेलित होगा। सेम इसका विपरीत प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है चौथी टाइप का, और वो पूछा जा सकता है सुमेलित को लेकर कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है। और 5वां जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है सुमेलित करने को लेकर कि आपको एक साइड तो 4 दोआब के नाम दे दे, दूसरी साइड 4 नदियों के ग्रुप दे दे और उनको आपको बोले कि आप इनको सुमेलित करो। यह प्रश्न बहुत ही अच्छा बनता है और यहां से आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है। छठा और लास्ट टाइप का जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न बनता है आपका इनके क्रम को लेकर, यानी इनका क्रम पूछा जा सकता है पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व इनका क्रम क्या है। ऐसी स्थिति में हमारा जो आंसर होगा वो देखो, यदि हम बात करें क्रम की पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, तो हमारा जो क्रम होगा वो क्या होगा, सिंधु, चाज, रचना, बारी और विस्त। ये तो हो गया आपका पश्चिम से पूर्व, यानी सिंधु, सिंधु के बाद चाज, चाज के बाद रचना, रचना के बाद बारी और बारी के बाद विस्त। ये तो हो गया आपका पश्चिम से पूर्व। लेकिन यदि पूर्व से पश्चिम पूछे, पूर्व से पश्चिम क्रम पूछे, तब हमारा क्रम होगा विस्त, विस्त के बाद बारी, बारी के बाद रचना, रचना के बाद चाज और चाज के बाद सिंधु सागर। यानी ये हो गया आपका इनके क्रम को लेकर किस प्रकार से हम लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी 6 प्रकार के प्रश्न यहाँ से मुख्यतः बनते हैं, और वो जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न पहला बन सकता है आपको 2 नदियों के नाम दे दे और उनके बीच के दोआब का नाम पूछ ले। पहला प्रश्न, जैसे मान लो आपको दे दिया कि चिनाब और रावी नदी के बीच कौन सा दोआब बनता है, तब हमारा आंसर जो होगा वो होगा रचना दोआब। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है दोआब का नाम देकर नदियों का युग्म। जैसे मान लो आपको दे दिया कि बारी दोआब किन 2 नदियों के द्वारा बनाया जाता है, ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर होगा रावी व व्यास या व्यास व रावी नदी के द्वारा। फिर आगे असुमेलित को लेकर, यानी आपको दे दिया सिंधु सागर और आगे ऑप्शन है सिंधु और झेलम। अगला दे दिया चाज, उसमें दे दिया चिनाब और रावी। फिर आपको दे दिया बारी, बारी में दे दिया रावी और व्यास, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया विस्त, विस्त में दे दिया व्यास और सतलज। तो ऐसी कंडीशन में हमारा चार्ज वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि चार्ज में ऑप्शन क्या था, चिनाब और रावी। तो इस प्रकार से हमें असुमेलित वाला प्रश्न पूछा जा सकता है, साथ ही साथ सुमेलित वाला प्रश्न भी इस प्रकार से पूछा जा सकता है। और 5वां जो टाइप बनता है वो आपका बनता है सुमेलित करने वाला, यानी 4 दोआबों के नाम, 4 नदियों के युग्म, और आपको सीधा सा बोलेगा सुमेलित करो। फिर लास्ट इनके क्रम को लेकर अब मैं आपको बताता हूं ट्रिक। उस ट्रिक यदि आपको याद होती है वो, तो आपके सारे के सारे दोआब क्रम से आप लोगों को याद होंगे। तो देखिए वो ट्रिक क्या है और किस प्रकार से आप इन नदियों को
एक ही ट्रिक में क्रम से याद कर सकते हैं। बस आप लोगों को करना कुछ नहीं है, एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, और छोटी सी लाइन यदि आप लोगों को याद होती है तो आप यकीन मानिए कि आपके सारे की सारी नदियां जो है वो क्रम से याद हो जाएगी। और नदियां यदि हमें क्रम से याद होती है तो दोआब आपको सीधे से याद हो ही जाएंगे। ट्रिक क्या है सुनिए। ट्रिक है, एक आदमी है जिसका नाम है व्यास जी, जिसका नाम क्या है यानी सरनेम है जिसका व्यास, व्यास को हम लिखेंगे वीएस से। जिसका सरनेम क्या है व्यास, व्यास को हम क्या लिखेंगे वीएस से। अब ये जो व्यास जी है वो व्यास जी सजकर कार में बैठे और निकल गए कहां के लिए, पंजाब के लिए। पंजाब से हमें याद रखना होगा पंजाब के दोआब। और सजकर कार में बैठे कौन, व्यास जी, इससे हमें याद हो जाएगी 6 नदियां। सजकर कार में सवार हो गए कौन, व्यास जी, और निकल लिए कहां के लिए, पंजाब के लिए। शेष सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये आपका नदियों का क्रम। अब इनके बीच कौन कौन से दोआबों का निर्माण हो रहा है उसको लेकर तो आप सीधा सा ध्यान देखो। व्यास और सतलज के बीच, व्यास से आपने निकाला क्या, बी, और सतलज से आपने क्या निकाला, स्तर। ये हो गया आपका व्यास और सतलज के बीच। फिर आपका आता है व्यास और रावी के बीच। व्यास से आप निकालोगे बा और रावी से आप निकालोगे री। ये हो गया आपका कौन सा, बारी दोआब। फिर आपका रावी और चेनाब के बीच, तो आप रावी से निकालो रे और चेनाब से निकालो चना। ये हो गया आपका रचना दोआब। फिर आपका चेनाब और झेलम के बीच, तो इसमें आपका होगा चेनाब से हो जाएगा चा और झेलम से हो जाएगा जे, चाच दोआब। और लास्ट आपका सिंधु और झेलम के बीच, तब हमारा जो आंसर होगा, क्योंकि सिंधु नदी आ रही है, सीधा सा आप नाम दे दोगे सिंधु सागर। ये हो गए हमारे पंजाब के जो भी दोआब थे उनको लेकर हमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सब प्रश्नों के आंसर। क्रम याद करने के लिए ट्रिक क्या होगी, सजकर कार में बैठे व्यास जी और निकल लिए कहां के लिए, पंजाब के लिए। शेष है सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। फिर इनके बीच के जो भी दोआब बन रहे हैं वो दोआब। अब हम देखते हैं कि पंजाब में विभिन्न जो आकृतियां हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, पहले के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं बेट और दाया के बारे में। नवीन जलोढ़ मृदा के जो मैदान हैं उनको कहा जाता है बेट, और प्राचीन जलोढ़ मृदा के मैदान जो है उनको कहा जाता है दाया। यानी ये तो होंगे प्राचीन जलोढ़ मृदा के मैदान और ये होंगे आपके नवीन जलोढ़ मृदा के मैदान। फिर इन मैदानों में जो गड्ढेनुमा आकृतियां होती है उन गड्ढेनुमा आकृतियों को कहा जाता है चो। उनको क्या कहा जाता है, चो। प्रश्न सीधा पूछा जाता है चो क्या है, तो ध्यान रखना पंजाब व हरियाणा का जो मैदान है उसमें गड्ढेनुमा जो आकृतियां हैं उनको जाना जाता है चो के नाम से। फिर हम देखेंगे आगे, एक नाम देखेंगे तल्ली। तल्ली का मतलब ऐसे होता है पेंदा। यानी जो आपके पास ये चो है या पंजाब का जो मैदान है या राजस्थान का जो मरुस्थली भाग है उसमें मान लो जैसे दो बालू का स्तूप है, दो बालू का स्तूपों के मध्य जो आकृति बनती है और वर्षा के समय इसमें जो पानी भर जाता है उस पानी के बाद ये नीचे का जो भाग है इसको कहा जाता है तली, जिसको हम सामान्य भाषा में बोल सकते हैं पेंदे के नाम से भी जानते हैं। मतलब नॉर्मली जो आपकी अस्थायी पलाया झील जिसको हम बोलते हैं, यानी पलाया झील का जो निर्माण होता है उस पलाया झील का जो नीचे वाला भाग होता है जिसको हम पेंदा बोलते हैं हमारी भाषा में, उसको हम किस नाम से जानते हैं, तब हमारा आंसर जो होगा वो होगा तली। यानी यहां से हमें क्या क्या ध्यान रखना है, दाया। दाया का मतलब प्राचीन जलोढ़ मृदा के जो मैदान है उनको पंजाब में किस नाम से जाना जाता है, तब आपका आंसर होगा दाया के नाम से। नवीन जलोढ़ मृदा के मैदान को तब आपका आंसर होगा बेट के नाम से। और पलाया जिलों में जो नीचे का भाग है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तब हमारा आंसर होगा तली के नाम से। और पंजाब के मैदान में जो गड्ढेनुमा आकृतियां होती है उनको जाना जाता है चो के नाम से। ये था आपका पूरा का पूरा पंजाब का जो मैदान है और राजस्थान का जो मैदान है
उसकी विस्तृत चर्चा आगे का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आगे के जो 2 भाग बचे हुए हैं, एक तो गंगा का मैदान और एक ब्रह्मपुत्र का मैदान, उस पर चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों का फायदा हो सके। धन्यवाद।